21 स्टूडेंट्स के सुसाइड के बाद 23 साल की रिया मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट की तैयारी कर रही थी। 16 जून 2026 को रिया अपने कमरे में मृत पाई गई। An exam she hoped would change her life. Today, Akanksha Chaturvedi is gone. With very tragic news coming in of another NEET aspirant who's died by suicide in the state of Maharashtra. लगभग एक महीने चले प्रोटेस्ट के बाद एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से फाइनली रिजाइन कर दिया है। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एबीपी न्यूज पर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। India's education minister has resigned after youth-led protests by the Cockroach Janta party that drew thousands of protesters to central Delhi. और उसी दिन एक नए एजुकेशन मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया, प्रहलाद जोशी। लेकिन यहाँ पे सवाल एकदम सिंपल है, क्या सिर्फ एक मिनिस्टर को बदलने से कुछ सिस्टम में बदलाव होगा या नहीं? क्या जिन स्टूडेंट्स ने सड़कों पे प्रोटेस्ट किया, पुलिस की लाठियां खाई और एजुकेशन सिस्टम से जवाब मांगा, क्या उन्हें अब वो जवाब मिलेगा या फिर अगले साल हम लोग फिर से एक और पेपर लीक देखेंगे, एक और प्रोटेस्ट देखेंगे? आज जो समझते हैं आखिर प्रॉब्लम एक मिनिस्टर की है या पूरे सिस्टम की। अब देखो रियलिटी ये है, प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं है, चाइना में भी 2010 से पहले बहुत सारे पेपर लीक्स होते थे, लेकिन 2010 के बाद आज तक गाँव का एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। और वो भी एक पेपर बेस्ड एग्जाम है जस्ट लाइक नीट, जिसके अंदर लीक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि चाइना जैसे देश ऐसा क्या करते हैं जो उनके एग्जाम्स को लीक प्रूफ बना देते हैं। बाकी डेवलप्ड देशों की मिनिस्ट्री में और हमारी मिनिस्ट्री में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको ये सारे आंसर दे पाऊं। दिस इज योर होस्ट अर्पित शर्मा एंड नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। जिसके पहले हम लोग आगे बात करें, सबसे पहले ये समझते हैं कि यार प्रहलाद जोशी एग्जैक्टली है कौन, इनको इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री कैसे दे दी, इनका बैकग्राउंड क्या है। सो प्रहलाद जोशी कर्नाटका के धारवाड़ से आते हैं। उन्होंने धारवाड़ यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री ली और फिर लॉ की पढ़ाई भी शुरू करी, लेकिन अपेरेंटली वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। कॉलेज के दिनों से ही वो आरएसएस से जुड़ गए थे और वहीं से उनकी पॉलिटिकल जर्नी भी शुरू हो गई। बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन में सालों तक काम करने के बाद 2004 में पहली बार धारवाड़ से लोकसभा के एमपी बने हुए और उसके बाद एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि लगातार 5 बार वहां के लोगों ने उनको सिलेक्ट किया है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन सिर्फ इलेक्शन जीतना उनकी पहचान नहीं बनी, पार्टी के अंदर भी उनका इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता गया। 2024 में उन्हें कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जैसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज दी गई थी। इससे पहले भी वो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर और कोल मिनिस्टर रह चुके हैं, जहां उनका सिंपली काम था सरकार और पार्लियामेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना और बिल्स को स्मूथली पास करवाना। और उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं वो सिंपली ये मानते हैं कि वो एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजर हैं और एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जिस वजह से पार्टी लीडरशिप उन पर बार बार भरोसा करती रहती है और इसी वजह से उन्हें एजुकेशन मिनिस्ट्री भी दे दी गई है। दूसरी तरफ जो भी लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, उनका सिंपली ये आर्ग्यूमेंट है कि देखो, जो एजुकेशन सेक्टर है वो एक बहुत ही स्पेशलाइज सेक्टर है, जिसको लीड करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज होनी चाहिए। वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो उनमें नहीं है। और शायद इसी वजह से प्रहलाद जोशी के एजुकेशन मिनिस्टर बनते ही सबसे बड़ा सवाल उनकी पॉलिटिक्स नहीं, उनकी कैपेबिलिटीज बन गया। और अभी इसी वजह से सब लोगों के दिमाग में बस एक क्वेश्चन घूम रहा है, क्या एक एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का ट्रस्ट वापस ला सकता है? आप लोगों का इस पे क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन जब इस वीडियो के लिए मैं रिसर्च कर रहा था, मेरे को ये 3 चीजें मिली। पहला मेजर अचीवमेंट था आईआईटी धारवाड़। उन्होंने धारवाड़ में आईआईटी लाने के लिए सेंटर से अप्रूवल और फंडिंग दिलाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। पहले 850 करोड़ रुपीज और फिर उसके बाद लगभग 2000 करोड़ का एक्सपेंशन किया। दोनों में ही उनका जो सपोर्ट था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सेकंड, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट। हुब्बाली धारवाड़ को स्मार्ट सिटी मिशन में इंक्लूड करवाने में उनका बहुत बड़ा रोल माना जाता है। इसके थ्रू उन्होंने लगभग स्टेट को 594 करोड़ की सेंट्रल फंडिंग लाई थी, जिसके कारण रोड, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जैसे प्रोजेक्ट्स डेवलप होना शुरू हो गए। थर्ड चीज, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। कोल मिनिस्ट्री में रहते हुए उन्होंने एनटीपीसी के साथ कोऑर्डिनेट करके 157 करोड़ रुपीस का वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू करवाया था, जिसका ऑब्जेक्टिव एकदम सिंपल था, वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करना। और यही सारे कारण से उनकी पब्लिक में जो इमेज बनी हुई है, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो सिंपली ये मानते हैं कि वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड है और रिलेटिवली एक काफ़ी क्लीन पॉलिटिशियन है। इसी के साथ साथ अब तक उन पर कोई भी मेजर पर्सनल करप्शन स्कैम का प्रूवन एलिगेशन नहीं आया है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। अब उनके एग्जैक्टली क्या 3 रीजन है वो भी समझते हैं। सबसे पहला, लोकल इशू स्टिल एग्जिस्ट। क्रिटिक्स का कहना है कि 20 साल एमपी होने के बाद भी धारवाड़ और हुब्बाली के एरियाज में रोड, वाटर सप्लाई और बेसिक सिविल प्रॉब्लम
आज भी एग्जिस्ट करती है, वो सारी चीजें भी अभी तक कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुई है। इसी के साथ सेकंड चीज है कास्ट पॉलिटिक्स। कुछ लोकल लीडर्स उन पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और दूसरे लीडर्स को साइडलाइन करने के एलिगेशंस लगाते रहते हैं। और थर्ड चीज है कि आईआईटी और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो आए, लेकिन उसके बाद भी उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हुई जितनी एक्सपेक्टेड थी। इसी वजह से जितने भी ग्रेजुएट्स थे उनमें से बहुत सारे लोगों को बैंगलोर या पुणे शिफ्ट होना पड़ा जॉब की तलाशी में। लेकिन असल में सवाल कभी सिर्फ प्रहलाद जोशी का था ही नहीं, सवाल था अब क्या बदलेगा। क्या सिर्फ एक एजुकेशन मिनिस्टर बदलने से वो ट्रस्ट वापस आ जाएगा जो लाखों स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी लूज कर चुका है ऑन आवर एजुकेशन सिस्टम? क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ एक पेपर लीक की नहीं है, प्रॉब्लम इस पूरे सिस्टम की है। इसलिए समझते हैं कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये एग्जैक्टली कहाँ पे टूटा हुआ है। सबसे पहले बात आती है एनटीए की क्रेडिबिलिटी की, वो एजेंसी जिस पर देश का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम की जिम्मेदारी है। अगर स्टूडेंट्स का उसी एजेंसी पे भरोसा नहीं रहेगा तो एग्जाम का रिजल्ट चाहे कैसा भी हो, कितना भी फेयर हो, लोग उसे वैल्यू ही नहीं करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। दूसरा चैलेंज हमारे सामने है एग्जाम सिक्योरिटी का। पेपर लीक, इम्पर्सिफिकेशन, चीटिंग रैकेट्स और टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते हुए नए फ्रॉड्स, इन सभी चीजों पे रोक लगाना अब सरकार के लिए एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुका है। बिकॉज सरकार ऑलरेडी रियलाइज कर चुकी है कि जेन जी चुप नहीं बैठेगा। और कहीं ना कहीं ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि हम चाहे करिकुलम को कितना भी इंप्रूव कर लें, अगर हमारा फाउंडेशन ही खराब होगा तो सिस्टम का क्या फायदा। तीसरी चीज है हायर एजुकेशन। आईआईटीज, एनआईटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को डेवलप करना, रिसर्च फंडिंग, फैकल्टी शॉर्टेज और इंडस्ट्री के हिसाब से करिकुलम को अपडेट करना, एनईपी को ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। बिकॉज आज के टाइम पर रियलिटी तो ये है कि 90% गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में एआई तो दूर की बात है, आज के टाइम भी एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है। काफ़ी सारी जगहों पे टीचर्स आते हैं तो सिर्फ पैसे के लिए खुद कुछ चीज़ पढ़ाते ही नहीं है। अब हमने ये तो समझ लिया कि यार हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं कि दुनिया के जो बड़े देश हैं, डेवलप्ड देश हैं, क्या वहाँ पे ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती? और अगर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती थी या करती है तो उन लोगों ने एग्जैक्टली उसके लिए क्या सिक्योरिटी मेजर्स लिए। इसलिए ये समझने के लिए कि हम लोग आज के टाइम पे अपना एजुकेशन सिस्टम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि चाइना एग्जैक्टली क्या मेजर्स यूज करता है अपने एग्जाम्स को लीक प्रूफ बनाने के लिए। ऑनेस्टली मैं चाइना से बार बार इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूँ क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। जो प्रॉब्लम्स हमें आती है कहीं ना कहीं एक टाइम पे उन्हें भी आती थी, लेकिन आज के टाइम पे उन्होंने ये सारी बेसिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन काफ़ी अच्छे से निकाल दिया है। तो अगर हम वो सेम सॉल्यूशन कॉपी कर सकते हैं तो उसमें दिक्कत ही क्या है। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। चाइना में गाओकाओ नाम का एक पेपर होता है जो सिमिलरली नीट की तरह कंडक्ट किया जाता है। इनफैक्ट उसमें 1.29 करोड़ स्टूडेंट्स साथ में पार्ट लेते हैं। वो नीट से भी बड़ा होता है, वो भी एग्जैक्टली एक रिटर्न एग्जाम होता है, लेकिन पिछले 10 से 15 साल में वो पेपर लीक नहीं हुआ है आज तक। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स को न्यूक्लियर कोड्स या टॉप लेवल स्टेट सीक्रेट जैसी सिक्योरिटी दी जाती है। पेपर बनाने से लेकर एग्जाम खत्म होने तक हर स्टेप पर मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन होती है। सबसे पहली लेयर होती है आइसोलेटेड पेपर सेटर्स। क्वेश्चन पेपर बनाने वाले एक्सपर्ट को एग्जाम से पहले सिक्योर लोकेशन पर आइसोलेट कर दिया जाता है। इंटरनेट और मोबाइल फोन्स कंप्लीटली बैंड होते हैं। सेकेंड, हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग। पेपर सिर्फ हाईली सिक्योर गवर्नमेंट प्रिंटिंग फैसिलिटीज में प्रिंट होते हैं, जहाँ पे हर एक कोने में सीसीटीवी लगा होता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट सर्विलियंस होती है। थर्ड, आर्म्ड ट्रांसपोर्टेशन। क्वेश्चन पेपर सील्ड कंटेनर्स में जीपीएस ट्रैकिंग और आर्म्ड पुलिस सिक्योरिटी के साथ एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाए जाते हैं। फोर्थ, मल्टीपल पेपर वर्जन। पूरी कंट्री के लिए सिर्फ एक ही पेपर नहीं होता, अलग अलग प्रोविंसेस के लिए अलग अलग पेपर्स होते हैं, इसलिए एक लीक पूरे एग्जाम को अफेक्ट नहीं करता। फिफ्थ, टेक्नोलॉजी कंट्रोल। एग्जाम के दिन सीसीटीवी, मेटल डिटेक्टर्स, सिग्नल जैमर्स और एआई बेस्ड चीटिंग रोकने के लिए टेक रिस्ट्रिक्शन का यूज होता है। लिटरली चैट जीपीटी जैसे टूल्स को, इंटरनेट जैसे टूल्स को बैन कर दिया जाता है एक दिन के लिए जब एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। सिक्स्थ, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। पेपर लीक या ऑर्गेनाइज चीटिंग में पकड़े जाने पर सख्त लीगल एक्शन लिए जाते हैं, इतना कि लाखों रुपए की पेनल्टी होती है और सालों तक जेल में बिताना पड़ता है अगर पकड़े गए तो। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंडिया के पास डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। अगर इंडिया चाहे तो एग्जाम को इस लेवल पे कंडक्ट करवा सकती है, लेकिन बस डिफरेंस इतना है कि इंडिया और इंडिया की मिनिस्ट्रीज इस चीज को उतना सीरियसली लेते ही नहीं है। अक्सर मिनिस्टर्स को, लोगों को ये लगता है कि यार अगर एक पेपर लीक हो भी गया, स्टूडेंट्स की सालों की मेहनत वेस्ट हो भी गई तो क्या ही बड़ी बात है।
एक और चीज नोटिस करो कि एजुकेशन मिनिस्टर चाइना में एग्जैक्टली कैसे नॉमिनेट होता है। अगर आज के टाइम इंडिया में किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बनना है तो उसको उसके लिए इलेक्शन जीतना पड़ता है और एमपी होना जरूरी होता है। लेकिन चाइना में ये सेम सिस्टम काम नहीं करता है। वहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स को नॉमिनेट करती है और फिर नेशनल पीपल्स कांग्रेस उन्हें अप्रूव करती है। और ये सारी सिर्फ बोलने वाली बातें नहीं है। अगर आप आज के टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर देखोगे चाइना का, जिनका नाम है हुआई जिनपिंग, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अपना करियर एज अ पॉलिटिशियन कभी बिताया ही नहीं। वो एक साइंटिस्ट है, एक एजुकेशन एक्सपर्ट है। उन्होंने सबसे पहले इंजीनियरिंग में बैचलर्स करी, फिर मास्टर्स और फिर पीएचडी। उसके बाद वो कंप्यूटर साइंस के एक प्रोफेसर बने, चाइना की टॉप यूनिवर्सिटीज के प्रेसिडेंट बने और फिर चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस के अकेडमियन भी रहे। उनका बैकग्राउंड कंप्लीटली एजुकेशनल है, नॉट पॉलिटिकल। व्हेयरएज एज ऑफ नाउ इंडिया में अगर किसी को भी एजुकेशन मिनिस्टर बनना है तो उसका करियर एजुकेशन से रिलेटेड हो या नहीं फर्क पड़ता, उसे चाहिए तो बस एक पॉलिटिकल पास्ट। तो फिर सवाल आता है क्या प्रहलाद जोशी एज एजुकेशन मिनिस्टर फेल होने वाले हैं? ऑनेस्टली अभी उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर बने हुए बहुत कम टाइम हुआ है, तो इस पे कुछ भी जजमेंट पास करना बहुत ही अनलॉजिकल होगा। करने में हम सब लोग सिर्फ एक चीज कर सकते हैं और वो है इंतजार, ये देखना क्या एक एजुकेशन मिनिस्टर बदलने से पूरा सिस्टम बदलता है या नहीं। क्या स्टूडेंट्स का ट्रस्ट वापस एनटीए पे आएगा या नहीं? क्या पेपर लीक्स रुकेंगे या नहीं? क्या स्टूडेंट्स को वो फेयर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम मिलेगा जिसकी वो डिमांड कर रहे थे या नहीं? फिलहाल हम लोग से वेट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के इस पे क्या ओपिनियंस है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस वाज योर होस्ट अर्पित शर्मा। अगर आपको बिजनेस का, फाइनेंस का, मार्केटिंग का कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब दिस चैनल, हाइप दिस, बिकॉज आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए जेन्युइनली बहुत मायने रखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।